क्या हाल चाल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पर हेल्दी और फिट होंगे इस कोरोना काल में। और उस दिन जो हमने ख़त्म किया था, शायद हमने 14 सवाल कर लिए थे और हम आगे बढ़ने वाले थे अपनी जर्नी में। इस वीडियो में हम मूल प्रभाज, मूललता में संबंध और हेनरी के नियम पर आधारित सवाल करने वाले हैं। तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जलीय विलयन की मूललता और विलेय के मूल प्रभाज में संबंध। इसका में जो बीच में संबंध आता वो आता है विलेय का मूल प्रभाज XA बराबर मूललता इंटू M/H2O बटे 1000 प्लस मूललता प्लस M इंटू M/H2O प्लस नहीं इंटू है, यानी कि M इंटू 18। ये M/H2O क्या होता है? M/H2O होता है जल का अणु भार। और ये जो 1000 है, ये 1000 मूललता के लिए आया, क्योंकि आपने मूललता के फॉर्मूले में 1000 पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा तो मैं भी आपको पीछे दिखा दूंगा। और ये जो M इंटू 18 आया, ये 18 जल का अणु भार है और ये M मूललता है। यानी कि टोटल सॉल्व करके मूल प्रभाज XA बराबर क्या आ जाएगा? मूललता बटे 56.56 प्लस M। ठीक है ना। आगे जो संबंध देखते हैं हम, जलीय विलयन की मूललता और विलेय के मूल प्रभाज X में संबंध। तो उन दोनों के बीच में संबंध क्या आता है? X बराबर M इंटू M/H2O बटे M कोष्टक में M/H2O माइनस M सॉल्यूट प्लस 1000 इंटू D, जहाँ पे ये D क्या है? घनत्व है। D क्या है? घनत्व है। M/H2O जल का अणु भार, M सॉल्यूट यानी कि विलयन का भार है ना। ये जो टोटल है M/H2O माइनस M सॉल्यूट, देखो M/H2O क्या है? M/H2O है विलेय और M सॉल्यूट है विलयन। ठीक है ना। नहीं, जी हाँ सही, M/H2O है विलेय, M विलयन। इन दोनों को घटाएंगे तो विलायक का निकल के आएगा, यानी कि X बराबर M इंटू M/H2O अपॉन M M/H2O माइनस M सॉल्यूट प्लस 1000 इंटू D। ये जो है M, ये जो सिंपल M है, ये जलीय विलयन की मूललता है, यानी कि विलयन की मूललता है। ठीक है ना। अपने आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। मूललता M और मूललता स्मॉल m में रिलेशन या संबंध। तो नंबर 1 जो इन दोनों के बीच संबंध आता है वो आता है मूललता बराबर विलेय के मूल बटे विलयन का आयतन। ये दोनों के हम इन दोनों का भाग लगा के इन दोनों के बीच संबंध निकालेंगे, जो सबसे आसान विधि है। मूललता बराबर विलेय के मूल बटे विलयन का आयतन और मूललता बराबर विलेय के मूल बटे विलायक का द्रव्यमान। यानी कि जब समीकरण नंबर 1 हमने पहले वाले को मान लिया, समीकरण नंबर 2 दूसरे वाले को मान लिया, यानी कि मूललता बटे मूललता बराबर क्या आ गया भाग लगाने पे? इसमें जो है विलेय के मूल से विलेय की मूल कट जाएगा, तो बचेगा क्या? विलायक का द्रव्यमान, जो कि किलोग्राम में बटे विलयन का आयतन, जो लीटर में। ठीक है ना। इसके बीच जो दूसरा संबंध आता है विलेय की मूललता बराबर M अपॉन 1000 D माइनस M इंटू NA अपॉन 1000। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, MA जो है वो विलेय का आणविक द्रव्यमान है। MA क्या है? विलेय का आणविक द्रव्यमान। और जो हमारा M है वो M है M 1 लीटर विलयन, यानी कि विलयन का द्रव्यमान। M विलयन का द्रव्यमान बटे 1000 D घनत्व है, और ये M जो विलयन का द्रव्यमान, फिर ये विलेय का द्रव्यमान बटे 1000। इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद करना। आगे इसे और सॉल्व करते हैं, तो और सॉल्व करने पर हमारा कितना आता है? देखिए, प्रॉपर दिख रहा होगा जी। M अपॉन D माइनस M इंटू M अपॉन 1000। M अपॉन M जब इसका भाग लगा देंगे हम, मूललता बटे मूललता करेंगे, तो वो आएगा D माइनस M इंटू M अपॉन 1000। ठीक है ना। एक दूसरा संबंध हमारा इन दोनों के बीच ये आता है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की नॉर्मलता और मूललता ज्ञात करना। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या आता है? द्रव्यमान प्रतिशत इंटू D घनत्व इंटू 10 अपॉन EA। अभी देखिए 10 कैसे आया, यहाँ पे ये जानने वाली बात है।
ऊपर देखो हमने क्या निकाला, द्रव्यमान प्रतिशत, लेकिन हमारा देखो सिंपली अगर हम देखें नॉर्मलता का फॉर्मूला यदि हम सिंपली लैंग्वेज में देखें तो नॉर्मलता बराबर क्या होती है, हम यहाँ लिख देते हैं जो हमने पहले पुराना पढ़ के आए हैं, W इंटू 1000 अपॉन EV, ये होता है सिंपल। यहाँ क्या करा, इस आयतन को जो है द्रव्यमान बटे घनत्व में तोड़ लिया, तो इसे सिंपली यदि आप तोड़ोगे तो क्या होगा, W इंटू 1000, नीचे का घनत्व ऊपर आ जाएगा, द्रव्यमान इंटू E, ठीक है ना, सिंपली ये लिख लिया। अब जब इसका परसेंटेज बनाएंगे तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, W इंटू D इंटू 1000, इसका परसेंटेज बना रहे हैं तो 100 की गुणा भी करनी पड़ेगी इंटू 100 अपॉन, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे आगे 10, ठीक है ना, समझ गए होंगे। यहाँ से आगे मोलरता के लिए लेते हैं तो सेम उसी तरीके से मोलरता का बन जाएगा, मोलरता के फॉर्मूले से, तो वो आ जाएगा परसेंटेज W/W इंटू D इंटू 10 अपॉन MA। द्रव्यमान प्रभाज्य या अंश, द्रव्यमान प्रभाज्य या अंश क्या होता है, वो होता है एक का द्रव्यमान, इसमें दो अवयव होंगे, इसमें दो अवयवों में से जैसे हमने ए का द्रव्यमान प्रभाज्य निकालना, जैसे मोल प्रभाज्य था ना, सेम उसी की तरह द्रव्यमान प्रभाज्य, तो इसमें पहला ऊपर आएगा ए का या फिर किसी अवयव का द्रव्यमान, नहीं अवयव का, हाँ अवयव का द्रव्यमान बटे दोनों अवयवों का द्रव्यमान, या फिर हम सिंपली भाषा में कहें तो ए का द्रव्यमान बटे ए का द्रव्यमान प्लस बी का द्रव्यमान, WA अपॉन WA प्लस WB, उसमें क्या था NA बटे NA प्लस NB मोल प्रभाज्य में था, सेम उसी की तरह, इसकी कोई इकाई नहीं होती, ठीक है ना, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रभाज्य इंटू 100, जो हम पहले मोल प्रभाज्य में पढ़ के आए थे। अब आता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम हमसे क्या कहता है, तो सबसे जानने वाली चीज़ और सबसे मेन चीज़, और जिस पे IIT में बहुत से क्वेश्चन आते हैं हेनरी के नियम से, तो वो मैं आपको बताता हूँ। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में, देखो ध्यान से सुनना, यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। देखिए यानी कि ये क्या कह रहा है हमसे कि किसी विलायक की इकाई आयतन में किसी गैस में घुली मात्रा यानी कि W जो होती है द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस पर लगाए गए दाब के बराबर, यानी कि दाब के अनुपाती, W अनुपाती, यहाँ से W बराबर KP, तो यहाँ से यदि हम K निकालेंगे W बराबर KP, और यहाँ से यदि हम K निकालते, देखिए आपको ये दिख नहीं रहा, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, हाँ W बराबर KP यानी कि K बराबर W अपॉन P, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका एक और आता है, वो एक और क्या आता है, P बराबर KH इंटू X। वो कब आता है, जब गैस की वाष्प अवस्था की बात की हो या गैस विलय के रूप में हो, तो उसके लिए क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज्य X के समानुपाती होता है, और उसमें जो नियतांक आता है वो आता है KH। वो मैं आपको अगले पेज पर दिखा देता हूँ, रुको एक सेकंड। देखो ऊपर लिख रहा है गैस का मोल प्रभाज्य दिया हुआ हो तो P बराबर KH इंटू, यहाँ पे KH मालूम है क्या, KH है हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक है। और मैं इनके बीच ग्राफ भी बता दूँ, ज़्यादातर ग्राफ भी पूछ लेता है, आंशिक दाब और मूल प्रभाज्य के बीच ग्राफ क्या होगा। देखिए आंशिक दाब अनुक्रमानुपाती मूल प्रभाज्य, यानी कि जैसे जैसा आंशिक दाब बढ़ेगा वैसे वैसे मूल प्रभाज्य, यानी कि इनका ग्राफ एकदम एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। ये आंशिक दाब है इधर की साइड P और इधर है मूल प्रभाज्य X, ठीक है ना, ये इन दोनों के बीच ग्राफ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें केवल इतने सूत्र यूज होंगे इनके सवालों में जो हैं हेनरी के नियमों में। तो सवाल करना शुरू करते हैं। उस दिन हमने 14 सवाल किए थे, है ना, आज 15 में से शुरू करते हैं। एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, देखो हमारा ये लक्ष्य है कि एक भी सवाल हमको छोड़ना नहीं है। तो 15वां सवाल हमसे क्या कहता है, 1 लीटर 93% H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए।
विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। क्या 1 लीटर 93% H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात करें। विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए इस सवाल में एक हमसे पूछिए H2SO4 की मोललता, तो उसे कैसे निकालेंगे। H2SO4 के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, यानी कि उस विलयन में विलायक का द्रव्यमान। H2SO4 के मोल कैसे निकलेंगे। H2SO4 का हमको भार चाहिए, ठीक है ना, और विलायक का भार निकालने के लिए हमको विलयन का भार चाहिए, और विलयन के भार में से यदि हम H2SO4 का भार घटाएंगे तो विलायक का भार आ जाएगा। यानी कि देखिए हम पहली लाइन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, सेंस क्या कहना चाह रहा है वो। उसने कहा 93% H2SO4 1 लीटर में, यानी कि 93% यानी कि 100 ml विलयन में H2SO4 93 ग्राम है। कह रहा है ना 1 लीटर में 93% H2SO4, यानी कि 100 ml विलयन में H2SO4 93 ग्राम। लिख लेते हैं 100 ml में H2SO4 का भार जो होगा वो होगा 93 ग्राम। हमें चाहिए कितने के लिए, 1000 ml के लिए। तो 1000 ml विलयन में कितना होगा। में H2SO4 का भार नहीं लगते हैं, इसी डॉट लाइन कर देते हैं, होगा 930 ग्राम, ठीक है ना। ये तो H2SO4 का द्रव्यमान निकल गया। अब हमें दूसरी चीज़ क्या दी है, विलयन का घनत्व दिया हुआ है। विलयन का घनत्व वो दिया हुआ है 1.84 ग्राम प्रति ml, ठीक है ना। तो इससे हम घनत्व दिया हुआ है और हमें विलयन का आयतन दिया हुआ है, तो विलयन का भार निकाल सकते हैं। तो विलयन का भार क्या हो जाएगा, विलयन का भार। देखिए इन सवालों को पहले खुद सॉल्व कीजिए अपने रफली, क्योंकि हमने सूत्र सब लिखवा ही दिए हैं, आपने लिख लिए होंगे। फिर यहाँ पे देखिए उत्तर। तो विलयन का भार विलयन का घनत्व इंटू विलयन का आयतन तो वो होगा 1.84 इंटू 1000 1840 ग्राम। यहाँ जो हम गणना करते हैं वो तेज स्पीड लिख देते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यहाँ से H2SO4 में H2SO4 विलयन में H2SO4 का जो विलयन है उसमें विलायक कितना है, विलायक का भार निकाल लेते हैं। वो होगा विलयन का भार माइनस H2SO4 का भार। विलयन का भार हमें कितना दिया हुआ है 1840, और H2SO4 का भार कितना है 93। किया जाएगा 0.93 नहीं, रुको 930, सॉरी 930 यानी कि 910 ग्राम। यदि हम इसे किलोग्राम में लिखें तो हो जाएगा 0.910 किलोग्राम, ठीक है ना। ये हमने H2SO4 विलयन में विलायक का भार निकाला। अब हम अगले की बात करें तो अगला हमें अब लास्ट में क्या निकालना, केवल मोल प्रवाह, सॉरी मोललता। तो H2SO4 की मोललता बराबर क्या आएगी, H2SO4 का भार बटे H2SO4 का अणु भार बटे विलायक का भार। यही तो फॉर्मूला होता है, विलेय के मोल बटे विलायक का भार। तो क्या होगा 910 H2SO4 का भार है। H2SO4 का आप अणु भार निकालेंगे तो वो आएगा 2 हाँ, तो कुल जोड़ के आया 98। अब ये मत पूछ रहा हमने निकाला कैसे, अगर छोटी छोटी चीज़ें नहीं लिखेंगे हम तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 10.428
ओके, ये उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नहीं आया तो ये पीछे करके आप देख सकते हैं। अगला सवाल, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घोला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखो इसमें विलयन की मोललता पूछ रहा है। 100 ग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, 1/10 तो लिख लेते हैं, जो चीज़ दी हुई है उसे लिख लो। 100 ग्राम विलायक में विलेय के घुले मोल बराबर कितने, 1/10। और क्या दिया हुआ है, 1/10 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। हम इसे 1000 ग्राम में निकाल सकते हैं, मोललता के लिए 1000 ग्राम में निकालना होता है। तो 1000 ग्राम में विलेय के कितने गोल, ऊपर वाली लाइन, तो वो आ जाएगा 1/10 इंटू 1000 बटे 100, 10 से ख़त्म, 10 से 10 ख़त्म, कुल आ गया 1 मोल। 1 मोल आ गया। आगे ज़रा पेज बढ़ा देते हैं। तो देखिए हमने अभी यहाँ पीछे क्या लिखा था, 1000 ग्राम में हमने 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोल निकाल लिए थे। तो वही चीज़ क्या होती है, हमारी मोललता होती है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, विलयन की मोललता बराबर 1 मोल पर किलोग्राम, ठीक है ना। या फिर हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं तो 1 स्मॉल एम, स्मॉल एम मतलब मोललता। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हमारा, देख लेते हैं पहले किसके ऊपर डिपेंड है। मोललता निकलवा रहा है अगले सवाल में। क्या कह रहा है, उस विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला हुआ है। उस विलयन की मोललता की गणना करनी है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला हुआ है, यानी कि 450 ml विलयन में घुला हुआ है, समझो इसका मतलब, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, जो हमारा विलेय है, विलेय NaOH का द्रव्यमान कितना दिया है, 5 ग्राम, विलयन का आयतन 450 ml, यानी कि 0.450 लीटर में। क्योंकि देखिए जो उसके फॉर्मूले, जो मोलरता का फॉर्मूला होता है उसमें विलयन का आयतन लीटर में लेना होता है। और विलेय NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान, क्योंकि इसके विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन फॉर्मूला होता है, तो विलेय के मोल निकालने के लिए इसका मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। NaOH का 23 + 16 + 1 यानी कि 40 ग्राम पर मोल। तो NaOH विलयन की मोलरता NaOH का द्रव्यमान बटे NaOH का मोलर द्रव्यमान। थोड़ा राइटिंग हमारा गंदा है तो समझ लेना, इतना भी गंदा नहीं कि समझ नहीं सकते। विलयन का आयतन, ओके। तो NaOH का द्रव्यमान कितना, 5 ग्राम, और NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना, 40, और आयतन कितना, 0.450। इसे जब सॉल्व करोगे तो 0.278 आ जाएगा। अगला सवाल बिना टाइम बर्बाद करे हुए देखते हैं। जल में यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है। जल में यूरिया का 1 विलयन अपने भार के अनुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। देखिए मोल प्रवाह वाले सवाल सबसे हलवा किस्म के होते हैं, सबसे हलवा, बहुत ईजी। देखिए इसमें बस केवल एक माइंड थोड़ा बहुत चाहिए,
ज़्यादा चाहिए नहीं। देखो तो ये वाला सवाल कैसे होगा, यूरिया कितना दिया हुआ है, जल में यूरिया का इक्विवेलेंट भार अनुसार 6% है, यानी कि यदि बिलियन 100 ग्राम है तो यूरिया कितना 6 ग्राम है। समझो इसका मतलब। तो यूरिया का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मान लेते हैं पहले बिलियन का द्रव्यमान कितना होगा, बिलियन का द्रव्यमान ये हमने माना है 100 ग्राम, माना लिख देते हैं। तो यूरिया का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो द्रव्यमान 6 ग्राम, और जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो जल का द्रव्यमान 100 - 6 यानी 94 ग्राम। दिख रहा है ना आपको, हाँ 94 ग्राम। तो क्या कह रहा है, यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज कहते हैं। तो इनके मोल प्रभाज निकालने के लिए पहले इन दोनों के मोल निकालने होंगे, यूरिया और जल के। तो हम सबसे पहले यूरिया के मोल निकाल लेते हैं। यूरिया के मोल कितने होंगे, यूरिया का द्रव्यमान, ये तो आपको सूत्र पता है, यूरिया का द्रव्यमान बटे यूरिया का आणविक द्रव्यमान। तो यूरिया का द्रव्यमान 6, यूरिया का सूत्र होता है, लिख देता हूँ NH2CO जब आप इसमें मान रखेंगे, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ये तो बहुत आसान चीज़ है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, नाइट्रोजन का फिर 14, फिर हाइड्रोजन का 1। तो ये सब मान रखने के बाद जो आएगा वो आएगा 60 आणविक द्रव्यमान रख के जोड़ने पर, ठीक है ना। तो इसका कितना आ जाएगा 0.1 बार काट देगा, 0.1 मोल इसके आगे। अब जल के मोल निकालते हैं, H2O के मोल। H2O के मोल कितने हो जाएंगे, जल का द्रव्यमान हमारा कितना 94 बटे जल का आणविक द्रव्यमान, सबको मोल ही याद ही होता है 18, तो आ जाएगा 5.22। अब हम निकालते हैं यूरिया के मोल निकाल लें। ये किसके, यूरिया का मोल प्रभाज है जल का, चलो यूरिया का निकालते हैं। यूरिया का मोल प्रभाज कुछ घर के लिए मैं होमवर्क दूंगा, ये जो है आपको खुद सॉल्व करना होगा। यूरिया के मोल 0.1 प्लस 5.22, इसको सॉल्व करना। इसका जो आंसर होगा, जो आएगा वही इसका आंसर है। जल के मोल देख लेते हैं, जल के मोल के लिए जल का मोल प्रभाज होगा जल के मोल 5.22 प्लस 0.1, इसका जो आएगा वही आपका उत्तर होगा, वो आपको खुद निकालना है, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन मैं केवल हिंट दे देता हूँ। देखो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, जल का द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी कि H2O का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 72 ग्राम, ठीक है। जल के मोल निकाल लेंगे आप, जल के मोल क्या हो जाएंगे, जल का द्रव्यमान, जल H2O का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान किसका, H2O का, निकालेंगे जो आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान दिया हुआ है, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 92 ग्राम, या आप कहें तो मैं इसे सॉल्व कर दूँ सॉल्व, चलो 72/80 यानी कि 4, ओके, कुछ नहीं था। इसके मोल निकालते हैं, C2H5OH के मोल कितना हो जाएगा, C2H5OH का द्रव्यमान डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, C2H5OH का द्रव्यमान, और इसका जब आणविक द्रव्यमान आप निकालेंगे वो आएगा 46 यानी कि 2। जल का मोल प्रभाज निकाल लो, जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोल बटे विलेन के मोल। जल के मोल कितने 4, विलेन के 4 + 2, ये 4/6 यानी कि 0.667
ऐसे निकालते हैं C2H5OH के मोल, क्या मोल प्रभाव, सॉरी मोल प्रभाव, वो क्या आएगा 2/4 + 2 2/6, या ऐसे हम लिख सकते हैं 0.333। ओके, आगे देखते हैं। चलो मैं आपको एक, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 क्या दिया हुआ मैं, एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोलत, एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रवाह 0.85 है। देखो जल का मोल प्रवाह कितना दिया हुआ, लिख लेते हैं। जल का मोल प्रवाह बराबर है 0.85, या ऐसे हम XH2 भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, XH2O। तो देखिए H2SO4 का मोल प्रवाह क्या हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले एक फॉर्मूला बताया था कि XA + XB + ... बराबर होता 1 के। यहाँ हमें कितने क्या क्या दिया हुआ है, जल और H2SO4। तो अगर हमें H2SO4 का मोल प्रवाह निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का जोड़ बराबर 1 रख देंगे। तो यदि हम निकालें H2SO4 का मोल प्रवाह बराबर, यहाँ 1 - जल का 0.85, कुल आएगा 0.15। ठीक है ना। तो कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था मोललता और मोल प्रवाह में संबंध, इसी वीडियो में है, जिसमें क्या होता है मोललता मोल प्रवाह, जिसमें XA बराबर था मोललता इंटू MH2, जिसमें H2O का दिया हुआ था। लेकिन हम H2O का यूज़ ना भी करें, हम डायरेक्ट रखेंगे। जो हमारे लास्ट में बन के आया था वो आया था M/55.56 + M। ठीक है ना, उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो XH2SO4 बराबर होगा M/55.56 + M। XH2SO4 हमारा कितना है 0.15 बराबर M/55.56 + M। यानी कि इसे आगे करेंगे तो क्या होगा, आगे करते हैं, इसकी इधर साइड में ले आके, यानी कि M बराबर क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे 55.56 इंटू 0.15 + 0.15 इंटू M, ये हो जाएगा। यानी कि M के पद एक साइड ले आते हैं, M - 0.15 M बराबर, ये जो इन दोनों की जो गुणा आएगी वो आएगी 8.334। इसका जो कितना आएगा 0.85 M बराबर 8.334। तो M बराबर कितना आ जाएगा 8.334 अपॉन 0.85, 9.804। तो इसकी मोललता कितनी हो गई 9.804 M। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो जो हमारा अगला सवाल था सवाल नंबर 21, वो क्या कहता है, बेंजीन के एक विलयन में आयोडीन घुली है। विलयन में आयोडीन का मोल प्रवाह 0.25 है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। हाँ, तो आयोडीन का दिया हुआ है और हमसे पूछा है विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो ये इस बार जल में नहीं है, अब ये किस में है, बेंजीन में है। तो हम MH2O की जगह क्या रख सकते हैं, पिछले वाले फॉर्मूले में MC6H6 रख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, XI2 बराबर हो जाएगा M इंटू MC6H6 अपॉन 1000 + M इंटू MC6H6, ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो हम XI2 का मान रख सकते हैं
तो xi2 बराबर कितना हमें दिया हुआ है, मोल प्रभाज 0.25। m(C6H6) कितना होता है, देखो m(C6H6) यानी कि सी बेंजीन का आणविक द्रव्यमान जो हम निकालेंगे तो कितना आएगा, C6 यानी कि 6 × 12 + 6 × 1 72 + 6 यानी कि 78। तो m × 78 on 1000 प्लस m × 78, ऐसे इधर ले जाइए तो 78m बराबर क्या हो जाएगा, 1000 × 0.25 प्लस m × 78 × 0.25 हो जाएगा। और जब इसे करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा 250 प्लस 19.5 m वाले पदों को एक तरफ ले आइए, 78m माइनस 19.5 और 250, ये क्या हो जाएगा 58.5 m बराबर 250। तो बिलियन की मोललता बराबर क्या हो जाएगी, m बराबर 250/58.5 बराबर 4.273। इजी क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूले का खेल था, फॉर्मूले का जादू था। और मैं आपको बता दूं इस टाइम रात के 3 बजे हुए हैं और बहुत शांति है, मतलब बहुत ही शांति, इतना मज़ा आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है पर ज़्यादा खतरनाक नहीं है, कुछ नहीं है, केवल उसमें 4 चीज़ें पूछी हैं, 3 या 4 चीज़ें पूछी हैं एक ही सवाल में, उन्हें हम अलग अलग करके सॉल्व करें। देखो जब भी कोई बड़ा सवाल आए ना तो उसे प्रेशर मत लो, उसमें पहले लाइन से करते जाओ, लास्ट में जाके गारंटेड उत्तर आएगा, लेकिन क्रमानुसार, उसका क्रम याद रखना जरूरी है बड़े क्वेश्चनों का। जैसे अगला सवाल आता है, ध्यान से सुनना, देखने में बहुत छोटा है, चाहो तो नोट कर लें। सवाल है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन क्या है 10%, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता दी गई है 10%, W/W दिया हुआ है। तो दिया हुआ ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है, विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है, यानी कि मोल प्रभाज। यदि विलयन का घनत्व ρ बराबर 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी। देखो हमें क्या क्या चीज़ पूछ रहा है, हमसे मोललता पूछ रहा है, मोल प्रभाज पूछ रहा है और घनत्व देने के बाद विलयन की मोलरता पूछ रहा है, यानी कि इसने हमसे कितनी चीज़ पूछी, 3 चीज़ें पूछी। तो उस 3 चीज़ों को हम लाइन से हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम मोललता ज्ञात करेंगे, तो मोललता कैसे निकलेगी, किसकी पूछी, ग्लूकोज की पूछी है ना, क्योंकि ग्लूकोज का ही जलीय विलयन है। तो क्या कह रहा है, ग्लूकोज का जलीय विलयन 10% है, यानी कि इसका अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में ग्लूकोज 10 ग्राम है। तो लिख लेते हैं, पूरा लाइन से लिखते हैं आपके लिए क्योंकि बड़ा सवाल है। ग्लूकोज की जलीय विलयन 10% W/W का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। 10 ग्राम यदि ग्लूकोज है तो जल कितना होगा, जल का द्रव्यमान विलयन में 100 - 10 यानी कि 90 ग्राम जल है। तो अब इसकी मोललता ज्ञात कर देते हैं। जल है विलायक, विलेय है ग्लूकोज, और ग्लूकोज की मोललता बराबर, ग्लूकोज की मोललता बराबर क्या हो जाएगी, ग्लूकोज का द्रव्यमान नहीं,
ग्लूकोज के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो ग्लूकोज के मोल कैसे निकलेंगे, ग्लूकोज का द्रव्यमान हमें कितना दिया है 10, ग्लूकोज का मोल द्रव्यमान, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, यदि उससे आप निकालेंगे तो वो आएगा 180। और जल का द्रव्यमान हमें कितना है 90। जल का द्रव्यमान इसमें जो होता है ना, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होता था, यदि हम इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे ग्राम को 10⁻³ तो आ जाएगा 0.617 बोलता। बिलियन में अब ये पूछ रहा है प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या होगा। देखो प्रत्येक घटक के मोल अंश का मतलब क्या पूछ रहा है हमसे ये कि जल का भी मोल प्रभाज निकालो और ग्लूकोज का भी मोल प्रभाज निकालो। तो उसके लिए निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, ग्लूकोज के मोल चाहिए होंगे और जल के मोल चाहिए होंगे। तो करते हैं ग्लूकोज के मोल कैसे निकालोगे, ग्लूकोज का द्रव्यमान बटे ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान जो हमने बताई है। तो इसका आएगा, इसे इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो हमारा क्वेश्चन कठिन हो जाए, कठिन नहीं बनाना हमको, ठीक है ना। इसे 1/18 लिख लें, ये रहने देते, नहीं उतना ही रहने देते हैं। और जल के मोल निकाल लेते हैं, जल के मोल क्या होगा, जल का द्रव्यमान हमें कितना है हमारा 90/18 5 मोल है। अगर इसे काटोगे तो 5 मोल आ जाएगा। तो ग्लूकोज का मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज क्या होगा, ग्लूकोज का मोल अंश बराबर होगा ग्लूकोज के मोल बटे बिलियन के मोल, यानी कि ग्लूकोज के मोल प्लस जल के मोल। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे आपका 0.01 आएगा। यह आपका तीसरा उत्तर। जल के पूछें तो जल के मोल तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, 1 में से इसे घटा दीजिए, ठीक है ना। तो 0.99 आ जाएगा जल के मोल। अगला पूछ रहा है कि यदि घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। बिलियन की मोलरता निकालनी है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ 100 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज का द्रव्यमान, 100 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज का द्रव्यमान बराबर कितना है 10 ग्राम। और तो बिलियन का आयतन निकालेंगे। देखो हमारा जो मोलरता का फॉर्मूला होता है वो होता है बिलियन की सांद्रता बटे मोलर द्रव्यमान, होता है नहीं होता, होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान, बिलियन की सांद्रता बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। तो निकालेंगे बिलियन का आयतन बराबर, चलो एक काम करते हैं, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये तो लॉन्ग ट्रिक हो रहा है ना, लॉन्ग ट्रिक हो रहा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमारा मोलरता का फॉर्मूला आता है विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन 100 बटे यानी कि द्रव्यमान बटे घनत्व 1.2 यानी कि 100 बटे 1.2 रहने देते हैं, है ना। देखो विलेय के मोल m बराबर मोलरता बराबर ग्लूकोज की मोलरता बराबर विलेय के मोल 10 बटे कितना, ग्लूकोज का हमारा कितना होता है 180 अपॉन बिलियन का आयतन ऑन 1.2, ठीक। इसे ऊपर ले जाइए तो ये इंटू 1000 होता है। 1000 क्यों किया, क्योंकि यहाँ ये लीटर में होता है, हम ml में ले रहे हैं, यहाँ पे आया था ml में ले रहे हैं, तो 1000 की गुणा करनी होगी, ये ऊपर जाएगा 0.2, ये इससे गुणा होगी और इसकी इससे होगी ऊपर वाले से, तो आ जाएगा ये 12,000 अपॉन 18,000, 12,000 अपॉन 18,000। इन्हें सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आएगा 0.667 मोल। ये सवाल भी यहाँ ख़त्म हो गया। ये वीडियो भी थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, एक लास्ट सवाल और करा देते हैं, फिर आपको हम होमवर्क दे देंगे। और होमवर्क में ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, जो हमने अब तक कराए हैं उन्हीं पे आधारित सवाल होंगे, ठीक है ना।
एक सवाल हम आपको करा देते हैं। किसका कराएं बताइए, हेनरी का वाला करा दें क्या? हेनरी के नियम पर आधारित, चलो हेनरी के नियम पर आधारित आज एक सवाल कराते हैं, फिर कल शुरू करेंगे। तो हेनरी के नियम पर हमारा जो पहला सवाल आता है, देखिए पेज बदल देंगे, पेज आ रहा है ना, ठीक। हाँ, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से आपको दिखेगा। तो हमारा पहला सवाल कह रहा है, यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर में जल के कितने मोल नाइट्रोजन गैस विलय होगी, यानी कि 1 लीटर जल में कितनी नाइट्रोजन गैस विलय होगी। तो नाइट्रोजन का आंशिक दाब दिया हुआ है 0.987 बार और 293 केल्विन पर नाइट्रोजन के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दिया हुआ है 76.48 किलो बार। तो निकाल देते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 23, इसमें क्या क्या दिया हुआ, PN2, यानी कि इसका दिया हुआ मैं आंशिक दाब PN2 है 987 बार और हमें हेनरी स्थिरांक KH दिया हुआ है 76.48। देखो किलो बार में दिया हुआ, बार में बदलेंगे 10 के 3 बार। आगे तो इसके लिए हम निकाल देते हैं, इसका मोल प्रवाह निकालते हैं। नाइट्रोजन का मोल प्रवाह जो होगा, इसका फॉर्मूला होता है PN2/KH 0.987/76.48 इंटू 10⁻³ इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। तो हमसे पूछ के आ रहा कितनी मात्रा में होगी। अच्छा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए इसका मोल निकाल लेंगे और मोल निकाल लेंगे तो हमारे पास मिली मोल में हम मान निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं, मिली मोल में ही तो पूछ रहा है कितनी मिली मोल नाइट्रोजन, यानी कि मोल निकालो उसमें 1000 भी गुणा कर दो तो मिली मोल निकल आएगा। तो निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन का मोल प्रभाज बराबर X बराबर नाइट्रोजन के मोल बटे नाइट्रोजन के मोल प्लस, देखिए यहाँ पर अब हम क्या लिखें, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आया हो कि सर इसमें 1 लीटर जल भी था, क्योंकि सवाल आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि उसमें कहा है कि नाइट्रोजन को जल में प्रवाहित किया जा रहा है, यानी कि इसमें 2 हैं, एक तो जल है एक नाइट्रोजन है। तो दूसरी हमारी यहाँ क्या चीज़ होगी, बी क्या होगा, जल होगा। अब 1 लीटर की बात की है उसने दूसरी लाइन में, तो 1 लीटर जल में कितने, तो 1 लीटर जल में जल के मोल कितने होते हैं वो निकालें। तो 1 लीटर जल यानी कि 1000 बटे जल का 18, तो 1 लीटर जल में जल के कितने मोल 5.56 मोल। तो यहाँ लिख देंगे 55.56, ठीक है ना। तो आगे यदि हम इसके मोल निकालेंगे तो ये आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 n/n प्लस ये से जान लेते हैं। फिर इसे यदि आप इधर लाएंगे तो n माइनस 1.29 10⁻⁻5 n वाले बाद एक साइड 5.5 इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना। इसे यदि आप घटाएंगे तो ये हमारा ये लगभग n आ जाएगा ना। देखो यहाँ ये 10 की घात -5 है, ये क्या है 10 की घात -5, यानी कि यदि आप एक में से उसके किसी 5वें भाग को घटाते हैं तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो हम इसे लगभग n लिख लेते हैं। देखो गणना आसान करने के लिए हमें यही करना होता है। इसकी इंटू करके कितना आएगा, इसकी इंटू करके आएगा हमारा 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल, ठीक है। देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जब भी कोई गैस जल में घुलती है तो आपने केमिस्ट्री के नियम के अनुसार ये पढ़ा होगा कि गैसों की जल में विलेयता बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब नगण्य के बराबर होती है, नगण्य के बराबर होती है। तो यानी कि हमारा जो मोल प्रवाह के फॉर्मूले में होता है Na/Na + Nb, जिसमें से
NB जो है वो जल है और Na गैस है। तो यानी कि गैस की जल में विलेयता बहुत कम होने के कारण इसको नगण्य मानकर लगभग NB के बराबर यानी कि जल के मोल के बराबर कर लिया जाता है। क्योंकि जोड़ जब वो घुलती नहीं है तो उसका विलयन में कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। समझ रहे हो, समझो इस बात को। जब वो घुलती नहीं है तो विलयन का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। इसलिए Na प्लस NB को, जिसमें NB जल की मोल हैं, उसको NB के बराबर ही ले लिया जाता है, दोनों का जोड़ जल के मोल के बराबर। ठीक है ना। तो यही वही चीज़ हमने की है। N में से जब हम इसको घटा रहे थे तो हमने इसको N ही ले लिया था, क्योंकि कोई इस पर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। ये सबसे मेन बात है जो इसमें ध्यान रखने वाली। तो आप देखें, हम यहाँ पे मोल निकलिए। अब हम इससे पूछ रहा है कि मिली मोल में क्या होगा। तो 7.16 इंटू 10⁻⁴ मोल को ml में बदलना है, यानी कि एक मोल को कि मैं कितने मिली मोल होते हैं, 1000 मिली मोल। तो ये हो जाएगा मिली मोल, हिंदी में लिख देते हैं मिली मोल। इसको करोगे तो आएगा 0.716 मिली मोल। और घर के लिए जो हम देने वाले थे, वो हम आपको दिखा देते कैमरे से। तो देखिए, ये कुछ सवाल हैं जो आपके घर के होमवर्क के लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पर सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई भी सवाल समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताना और अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देना, जिस पर हम आपको उसका आंसर सेंड कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम आपका लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे चैनल का नाम देसी टीचर, जो आपके लिए तैयार रहेगा हर समय 24 घंटे जब भी आप कहेंगे। सो जय हिंद दोस्तों।